लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। बात करेंगे योगी के 8 साल के कार्यकाल के बारे में। यूपी में सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और इस मौके को भुनाने के लिए उन्होंने कुछ पुराने राग भी छेड़ दिए हैं। ये वो राग थे जिनसे विपक्ष अक्सर परेशान हो उठता है। एक और सीएम योगी ने महाकुंभ और औरंगजेब को लेकर विपक्षी नेताओं को घेरा, तो वहीं विपक्ष ने उन्हें योग के जरिए सियासी दांव खेला। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि। विधानसभा चुनाव के शोर की गूंज आसपास के राज्यों में भी सुनाई दे रही है। हालांकि ऐसा कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी का कमल खिला है, तब से बीजेपी के आला कमान से लेकर कार्यकर्ता तक सभी का जोश 7वें आसमान पर है। हालांकि इस भरोसे की वजह बीजेपी की अचूक प्लानिंग भी है। इसी के तहत दिल्ली में बिहार जीतने को लेकर लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है। इसके साथ ही बाकी बीजेपी शासित राज्यों में भी बिहार की चर्चा चरम पर है। मतलब ये कि इन दिनों बिहार चुनाव पर चर्चा हर दिशा से हो रही है। इस मामले में सबसे आगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें जब जब मौका मिला उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, फिर चाहे मुद्दा उनके राज्य से संबंधित हो या फिर वो मुद्दा किसी और राज्य का हो। उनके 8 साल के शासन में जितने भी सवाल पूछे गए, उन सभी सवालों के जवाब मिले। लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे कई नारे देकर विपक्ष की ट्रेन को डिरेल कर रास्ते पर रोक दिया, जिसका नतीजा लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में कमल खिला। उसके बाद दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ गरजे और वहां भी कमल खिलाने में कामयाब रहे। इस तरह बीजेपी का विजयी रथ अब बिहार पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरह यहां भी बीजेपी के विजयी रथ से सारथी बने हैं। मतलब ये कि बीजेपी के आला कमान ने अपने रथ की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। उन्हें भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ बिहार में भी चुनावी हालात बदलने में कामयाब रहेंगे। सीएम योगी ने इसकी शुरुआत राहुल गांधी पर निशाना साधकर की। भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे? बच्चा, वो सोनकर बिरादरी का बच्चा, उसका बाप आलू बेचता है उन्नाव में, शिवम सोनकर, वो कैसे पढ़ के अपने परिवार को आगे ले जाए, वो अपने जीवन को कैसे बदले सोनकर, नहीं तो उसका वो भी आलू बेचेगा फिर आगे, अगर उसको मौका नहीं मिलेगा। कल वो बोल रहा था उसको बदलने का। राहुल जी ने, कांग्रेस ने लोगों का भविष्य अच्छा बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने न सिर्फ विरोधियों पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ की उपलब्धियों का राग छेड़ते हुए ममता दीदी की मंशा पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने ममता दीदी के एक बयान को कोट करते हुए पलटवार किया। जिसकी जैसी दृष्टि होगी, मैं कहता हूं बंगाल के प्रतिदिन 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां से आता था प्रयागराज में। और वो स्वाभाविक रूप से इस भीड़ को देख करके
वेस्ट बंगाल की सरकार स्वयं घबरा गई, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर हर कोई प्रयागराज आने के लिए उतावला था। लेकिन चाहे वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है, वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। इस दौरान सीएम योगी बिहार की चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। भले ही उन्होंने महाकुंभ का जिक्र कर बिहार में एंट्री मारी हो, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार ही रहा। दरअसल महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई थी। इस तरह पूरा देश एक धागे में पिरो दिया गया। इसी को आधार बनाकर सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को भी सुनाया और बिहार में आरजेडी पर भी सवाल उठाए। सीएम योगी ने एक एक कर उन सभी विरोधियों को आड़े हाथ लिया जिन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान वो महाकुंभ में हुई भगदड़ पर भी खुलकर बोले। एक जुडिशल कमीशन है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसके बारे में डायरेक्शन दिए थे, उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। हमने 1 महीने का समय दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, 1 महीने नहीं, इसको कुछ और समय देकर के उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नए चीजें उसके साथ जोड़ी है, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले विरोधियों को खदेड़ने के बाद सीएम योगी ने एक और मुद्दे को पकड़ा, जो महाकुंभ की तरह ही पूरे देश को एक डोर से जोड़ता है। ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श है? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। इस तरह सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए महाराष्ट्र तक का सियासी सफर तय कर लिया। उन्होंने औरंगजेब के महिमा मंडन पर विरोध करते हुए अपने प्रदेश में वापसी कर दी। उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर मचे घमासान और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उधर अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए सीएम योगी से सवाल पूछे। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। उधर समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने सीएम योगी के 8 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश का पिछले 8 सालों में विकास देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं
और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात है उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। सीएम योगी ने महाकुंभ और औरंगजेब को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के योग पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पलटवार करते हुए सीएम योगी से उनकी ही स्टाइल में दांव खेला। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूपी के 2 लड़कों और पश्चिम बंगाल की दीदी पर जो सियासी बाढ़ चलाए हैं, जनता पर उनका असर कितना होता है और बिहार जीतने के लिए कितने मददगार साबित होते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में जब जब चुनावी माहौल बनता है तो सबसे पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठता है। नेता वोटर्स को लुभाने के लिए इस मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे ही समीकरण एक बार फिर देश में बन रहे हैं। दरअसल इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा समेत 5 राज्यों की बारी है। इसीलिए सियासी गलियारों में अभी से तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी ने भी अभी से अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए दांव चलने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं विपक्ष अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए मैदान में उतर गया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि। विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई की नई परिभाषा भी दी। उन्होंने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है। ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान दिया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो। कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है। मैं हिंदुस्तान को जानता हूं। हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है, चाहे 500 मुसलमानों में 50 हिंदू हों, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप गांव देहात में जाकर देख लीजिए, जो प्यार मोहब्बत लोगों में है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये खाली राजनीति है जो राजनेताओं में सिर्फ इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ज़मीन पर ये सब कुछ नहीं है। योगी जी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। इस तरह की बात करेंगे तो आपस में विद्रोह होगा, नफरत फैलेगी, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। संभल में जो कुछ हुआ 1978 में वो सारी दुनिया जानती है। ठीक है, उस वक्त की सरकार ने कुछ चीज़ें आगे पीछे की हैं। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ संभल क्यों, आप सारी यूपी खोदिए और दिखाइए दुनिया को जो भी सत्य है। इसके नाम पर नफरत ज़्यादा हो रही है, सियासत ज़्यादा हो रही है। देश में कहीं ना कहीं देश को तोड़ने, देश का विभाजन करने का कार्य हो रहा है, जो मैं समझता हूं देश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे बयानों से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को ऐतराज करना चाहिए, नहीं देने चाहिए इस तरह के बयान। संभल में खुदाई पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि संभल में खुदाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हिंदुओं के सभी स्थलों को ढूंढ नहीं लिया जाता। हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं कि गुमनामी में दफन संभल के सभी मंदिरों को खोद कर निकाला जाएगा। जहां तक बात उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों की है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस लय में दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि संभल के बाद बाकी जगहों की भी बारी आ सकती है।
आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी, अब बढ़ के 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने अरे मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाने वालों पर निशाना साधते हुए साफ साफ मैसेज दे दिया, जो हिंदुओं का है वो उन्हें मिलना चाहिए। अगर मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं तो वो अन्याय कर रहे हैं। असल में उन्हें हकीकत जानने की जरूरत है। अगर उन्हें सच पता होता तो वो विरोध नहीं करते, वो जानते कि किसने किस पर अत्याचार किया। सीएम योगी ने ऐसे उदाहरण दिए जो होली के रंग तक लेकर जाते हैं। उन्होंने मुसलमानों के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि रंग बिरंगे कपड़े पहनने वालों को होली के रंगों से ही नफरत क्यों है। कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं, हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, क्या हाल उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर टार्पलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हालांकि इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी होली मनाता था और रंग भी लगाता है। हिंदुस्तान में ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस संस्कृति और धरोहर को हिंदुस्तान के मुसलमान सालों से अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, उससे उन्हें अब क्या दिक्कत है? उनके मन में ऐसे सवाल क्यों घर कर रहे हैं कि रंग लगाने से वो अपवित्र हो जाएंगे, जबकि हिंदुस्तान की परंपरा ही रही है कि सभी मिलकर त्योहार मनाते हैं और दूसरों के सुख दुख में शरीक भी होते हैं। क्या हिंदुस्तान की नई पीढ़ी असल मुद्दों से भटक रही है? पूरा देश वही बात कह रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपने देश के महापुरुषों का सम्मान छोड़ दिया। जिन्होंने आक्रांताओं ने हमारे देश पर जुल्म किए, जिन्होंने अत्याचार किए, उनका महिमा मंडन करते हैं सिर्फ एक छोटे से वोट बैंक और अपनी सत्ता पाने के लिए। तो इसलिए ऐसे लोगों को नकार दिया है देश की जनता ने। और ये अच्छी तरह से सब देख रहे हैं कि विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य राज्यों के छोटे छोटे दल हो, सबका यही अपना एक बन गया है कि औरंगजेब की तारीफ करो, बाबर की तारीफ करो, ताकि एक वोट बैंक को अपना हासिल करने के लिए देश के तमाम महापुरुषों को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है, वो विपक्ष ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के महापुरुषों का सम्मान किया और हम आज भी करते हैं। और उनके सम्मान के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। और ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं होने देंगे जिन्होंने देश पर जुल्म किया, अत्याचार किया। और हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जहां पर
अल्पसंख्यक समाज के लोग देश में ज्यादा रहते हैं और वहां पर अगर कोई बहुसंख्यक रहता है तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी बहुत परेशानियां और या इसकी बातें पहले उठा करती थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई हैं क्योंकि अब कानून का राज है और इस तरह से सभी लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। ये कहना ठीक नहीं है। मुसलमान भयभीत है, मुसलमान दहशत में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में रिश्तों को खराब किया जा रहा है। हमारी जो गौरवमयी परंपराएं थी, ये गंगा जमनी संस्कृति थी। मेरी पृष्ठभूमि गांव से है। जब होली मनाते थे हम लोग, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते तो साथ साथ मनाते थे। और मैंने देखा है कि हमारे गांव में भी होली गाने वाले जितने अच्छे हिंदू थे उससे ज़्यादा अच्छे मुसलमान थे। तो हमारी जो गौरवमयी परंपरा है, सामाजिक रिश्ते हैं, हमारा जो सद्भाव है, उसको खराब करने की साजिश की गई है। और मैं समझता हूँ लोगों को सबक सीखना चाहिए। अभी कम कुंभ हुआ था, 1000 आरोप लगाने के बावजूद भी जब कुंभ में भगदड़ मची, तमाम लोग उसमें मारे गए, तमाम लोग घायल हुए, अपने परिवार के लोगों को ढूंढते रहे, उनको कोई मदद करने वाला नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रयागराज के मुसलमानों को, उन्होंने हिंदुओं की इमदाद की, रखा, संरक्षण दिया, खाना खिलाया। तो जो हमारी गौरवमयी परंपरा है, मेहरबानी करके योगी आदित्यनाथ जी को उनसे सबक सीखना चाहिए और मेहरबानी करके खुदा के वास्ते ये रिश्ते खराब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सीएम भरोसा दिला रहे हैं कि देश में मुसलमान तभी तक सुरक्षित है जब तक देश में हिंदू है, लेकिन नेता ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि मुसलमान खतरे में हैं। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उस पर ना तो विपक्ष के नेता कुछ बोलते हैं, ना ही मुसलमान कुछ कहता है। ऐसे में अगर किसी को डर है तो वो देश का हिंदू है। शायद इसीलिए बीजेपी नेता अक्सर हिंदुओं की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार होने पर चुप्पी साध लेना काफी कुछ कहानी बयां करता है। उधर धीरे धीरे हिंदू मुसलमान विवाद सीएए की ओर शिफ्ट होने लगा है। विपक्षी खेमे में इस पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। हम इस मुल्क के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका गला नहीं कटने देने के हैं। जिस तरह से उनको ज्यादती हो रही है, उनका हक छीना जा रहा है। हम चाहते हैं, हम बीजेपी का सिर्फ इस बुनियाद पर उनके बिल का विरोध नहीं करना चाहते कि उसको बीजेपी सरकार लेकर के आ रही है। हम अगर कोई सही बिल बीजेपी लेकर के आती है, हम आगे बढ़ करके उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं और पहले भी किया है। लेकिन अगर कोई हमारे अधिकारों को छीनने की बात होगी तो इस पॉइंट पर हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका मजबूती के साथ विरोध करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो न्यायपालिका। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि हिंदू मुस्लिम की जो चिंगारी देश में सुलगने लगी है, वो कब तक नेताओं के लिए मुद्दा बनती और वो कब तक इस पर अपनी सियासी रोटियां सेक पाते। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि है।